शिक्षक दिवस नज़दीक है और हम जो शिक्षक दिवस को लेकर के तमाम सी क्षेत्र में तैयारियां चल रही हैं। हम जानना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस पर आपके द्वारा क्या कोई कार्यक्रम आयोजित होगा? हाँ, शुभांकर वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में 4 सितंबर को रुदौली में शिक्षक दिवस सम्मान कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें ज़िले के कई शिक्षक व आसपास के कुछ जनपदों के भी कुछ शिक्षक लिए गए हैं जो शिक्षण क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं। ये सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी पिछले 2 वर्षों से सम्मानित किया जा रहा है। अच्छा, इसमें लगभग इस बार कितने शिक्षक अनुमान एक मोटा अब अनुमान ये है कि इसमें जो लिस्ट बनी है उसमें लगभग 90 लोगों की लिस्ट बनी है कि 90 लोगों को सम्मानित किया जाना है। अच्छा, कुछ सरकारी विद्यालय के अध्यापक होते हैं, कुछ प्राइवेट विद्यालय के अध्यापक होते हैं, तो किस तरह से आप उसकी तैयारी करते हैं कि चूँकि गुरु का कार्य है अंधकार को दूर करना, प्रकाश की तरफ लाना, तो इसमें जो भी हैं तो मतलब क्या कैसे लगभग होता क्या है कि हम लोग 2 महीने पहले एक शिक्षक चयन समिति का गठन करते हैं। उसमें होता क्या है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संरक्षक, कोषाध्यक्ष, सचिव, उप सचिव और सदस्य ये सब क्या काम करते हैं कि आंतरिक रूप से विद्यालय जाकर जो अच्छे शिक्षक हैं उनका जो है फीडबैक लेते हैं और फिर आसपास क्षेत्र से, अभिभावक से, छात्रों से उनके बारे में, सकारात्मकता के बारे में, उनकी पढ़ाई की गुणवत्ता के बारे में जानकारी लेते हैं। और ये जो सर्वे कार्य होता है ये पूरी तरह से गोपनीय होता है, शिक्षक को पता नहीं चल पाता है। और फिर वो फाइनल लिस्ट जो चयन कमेटी होती है वो शिक्षक दिवस से ठीक 10 दिन पहले वो पेश करती है और उसमें किसी भी तरह की कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। जो शिक्षक चयन समिति में जो भी शिक्षक होते हैं अगर उन्होंने जो सूची दे दी तो उसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं होता है। अच्छा, जब आपकी सोसाइटी बनी तब से अब तक लगभग क्या माना जाए कितनी संख्या में आपने गुरुजन को सम्मानित किया होगा? लगभग ये माना जाए तो लगभग 400 प्लस शिक्षकों को सम्मानित किया जा चुका है। जैसे आप शिक्षक दिवस पर गुरुजनों को सम्मानित करते हैं, इस तरीके से तमाम क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। जैसे पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार बंधुओं को हम लोग जो है साल में, वर्ष में एक बार उनको सम्मानित करके, क्योंकि पत्रकार की संख्या वास्तव में ज़्यादा है और निष्पक्ष रूप से कार्य करते हैं और इनके लिए कोई वेतन नहीं है। और हमने 1-2 बार लोगों से बात की कि भाई इन लोगों का खर्चा कैसे चलता है, तो वो वास्तव में अपनी जान हथेली पर लेकर समाज की अच्छी खबरें जो होती हैं, अच्छी खबरें इन द सेंस जो दबाई जानी हो उसको उजागर करते हैं, तो उनकी जान के लिए खतरा भी बना रहता है। तो निष्पक्ष रूप से वो लोग काम करते हैं, तो उनके साहस को देखते हुए हम लोग मनोबल बढ़ाने के लिए पत्रकारों को सम्मानित करते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी क्षेत्र में जो लोग, हाँ, पर्यावरण क्षेत्र में हम लोग पर्यावरण संरक्षण को लेकर जैसे वृक्ष जो है उनको बचाने की कोशिश करते हैं, नई पौध लगाई जाती है और नशा उन्मूलन को लेकर, नशा मुक्ति को लेकर आप ये मानिए कि पिछले 4 वर्षों में शुभांकर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा लगातार कार्य किया गया है। ये पिछले वर्ष जिले में चयनित हुई है और जिसका जो सामाजिक अधिकारिता न्याय मंत्रालय दिल्ली में है वहाँ तक ये इसका नाम गया हुआ है, वहाँ रजिस्टर्ड है। बापू भवन हो, सचिवालय हो, पंचम तल हो, एक पूरा सोसाइटी को पूरा लेटर मिला हुआ है। जैसा कि आपने नशा मुक्त की बात की, तो समाज के कुछ लोग जो आज नशा के चलते उनको नुकसान हो रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप सोसाइटी के माध्यम से, चूँकि आप अध्यक्ष हैं सोसाइटी के और नशा मुक्त आंदोलन में आपकी सहभागिता है, तो जो लोग इस चंगुल में फंसे हैं, चाहे शराब हो, चाहे बीड़ी हो, चाहे अन्य तमाम नशीली चीज़ें हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे? और ख़ास करके युवा वर्ग जो हमारा भविष्य है, तो इनको क्या संदेश देना चाहेंगे?
हम लोग नशा मुक्ति कार्यक्रम के लिए विद्यालय जाकर जो बच्चे हैं उनको नशे के दुष्परिणाम के बारे में बताते हैं। नशा की गिरफ्त में बच्चा कैसे आता है और भविष्य में उसके साथ क्या होना है। तो अगर हम देश के युवा को संभाल ले गए, कोशिश हमारी यही है। और जो लगे पुराने समय से, लंबे समय से जो लोग गुटखा है, बीड़ी है, तंबाकू है, गांजा है, सिगरेट है, स्मैक है, हीरोइन है, इत्यादि इत्यादि ये चीज़ें जो ले रहे हैं, तो जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं तो दूर रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं नशे की गिरफ्त में इतनी बुरी तरह से फंस गया हूँ कि मैं निकल नहीं पा रहा हूँ। अभी हमने जून में जाकर 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक निरोधी पदार्थ दिवस के अवसर पर श्री राम नशा मुक्ति संस्थान अयोध्या में जाके 53 लोगों की काउंसलिंग की थी, जिसमें से मैं आपको बताऊं 53 में से जो 43 लोग ऐसे थे जो 30 के अंदर थे, यानी 30 वर्ष के अंदर थे, और बाकी जो 13 लोग थे वो कोई 45 का था, कोई 50 का था, कोई 53, यानी 60 का कोई नहीं था। तो ये जो नशा की लत लोगों को लगती है, उसमें काउंसलिंग के दौरान ये पाया गया कि ये लोग शौकिया खाना शुरू करते, स्वीटी सुपारी से शुरू करते हैं, और फिर ये कमला पसंद हुआ या जो भी गुटखा मार्केट में है, आसानी से गुटखा उपलब्ध है। हम तो कह रहे हैं कि सरकार ने नियम तो बना दिया है कि किसी भी सार्वजनिक शिक्षण स्थान या जो है अस्पताल के 100 मीटर दायरे के अंदर जो है इस तरह की कोई वस्तुएं नहीं बिकेंगी। लेकिन आज विडंबना है, देखिए कि बिल्कुल कॉलेज के गेट के सामने ही पान की गुमटी रखी हुई है, जिसमें पान नहीं है, विभिन्न तरह के गुटखा से पूरी गुमटी पटी हुई है और आराम से बच्चे खा रहे हैं। तो सरकार को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि नियम के अंतर्गत, भाई ऐसा नहीं कि वहाँ पर लोग जाते नहीं, जो जिले के तहसील स्तरीय जिम्मेदार अधिकारी हैं उस रोड से निकलते हैं। तो जब उस रोड से निकलते हैं तो क्या उनकी नज़र उस पर नहीं पड़ती? भाई देश के अगर युवा को बचाना है तो ये एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब तक पूरे समाज के लोग इसके लिए आगे नहीं आएंगे तब तक इस पर हम ठोस कदम नहीं उठा सकते हैं। और हम लोग तो प्रचार कर ही रहे हैं कि भाई नशा छोड़ो, जीवन अपनाओ, उनके जीवन को हमें बचाना है, लेकिन इसमें हमका सबका सहयोग मिलना चाहिए। कभी कभी अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता है। जैसा कि एक प्रेरणा का स्रोत है, कहा जाता है कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो आप सोसाइटी के माध्यम से लोगों को संगठित भी कर रहे हैं और उनके अधिकारों को, उनके कर्तव्यों को बताने का भी काम कर रहे हैं। रही बात शिक्षित बनो, तो शिक्षा क्षेत्र में आपकी सोसाइटी किस रूप में काम कर रही है, देखिए, जिससे शिक्षा का स्तर और बढ़ाया जा सके, उन लोगों तक शिक्षा मिल सके जो अभी शिक्षा से दूर हैं, या जितनी शिक्षा उनको अच्छी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में आपकी सोसाइटी का कुछ खास योगदान हो या आपकी कोई प्लानिंग हो तो इस पर थोड़ा चर्चा करें। देखिए, शिक्षा वास्तव में एक बृहद विषय है और समाज में व्यक्ति को, यदि आप ये मान के चलिए कि आगे बढ़ाना है और उसकी पीढ़ी को सुधारना है, तो पिता के साथ साथ जो माँ है उसको शिक्षित होना चाहिए। कि जो हमारे समाज की बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनको शिक्षण क्षेत्र में आगे आना चाहिए, शिक्षा क्षेत्र में आगे आना चाहिए। मैं अभी जब गाँव का सर्वे करता हूँ तो पाता हूँ कि 8th से ज़्यादा, यानी जहाँ तक निःशुल्क शिक्षा है वहीं तक लोग अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने जब गांव में सर्वे किया तो पता चला ऐसे ऐसे गांव मिले कि जहां पर केवल एक लड़की इंटर थी, अब दूसरी लड़की इंटर होने जा रही है। तो अगर हम 21वीं सदी में शिक्षा का इतना स्तर गिरा पाएंगे तो आप सोच सकते हैं क्या है। तो यह है कि वहाँ पर लोग, जब हमने पूछा तो पता चला कोई हाई स्कूल पास है, कोई 5th पास है, कोई इंटर पास है, और शिक्षा को महत्व तो नहीं दिया जाता। उनका तो ये मानना है कि भाई बेटी है, जल्दी से इसकी शादी करो, ये घर जाए। हमने पूछा क्यों नहीं पढ़ाते? अरे कहीं चूल्हे चौका तो करना है, कौन सा इसको नौकरी करनी है। तो जब तक हमारा समाज नौकरी का कॉन्सेप्ट शिक्षा से नहीं अलग करेगा, शिक्षा का संबंध नौकरी से है, नौकरी आजीविका है, ये बात सही है, लेकिन शिक्षा से नौकरी को अलग किया जाना चाहिए।
जिस व्यक्ति जो शिक्षित होता है अगर नौकरी पा गया तो समाज उसको बहुत सम्मानित दृष्टि से देखता है, और जो शिक्षित है अगर नौकरी नहीं पाया तो हमारा समाज उसको बड़ी हेय दृष्टि से देखता है। ऐसा लगता है जैसे 302 का मुलजिम हो। तो इस धारणा को भी समाज के जो जिम्मेदार लोग हैं और समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि शिक्षा का जो मेन मोटो है वो आंतरिक विकास है, चीज़ों को समझना है, आने वाली पीढ़ी को समझना है, और वर्तमान परिवेश में जो शिक्षा का स्तर चल रहा है हम उसको कैसे और मॉडिफाई करके आधुनिक कर सकते हैं। जब तक हम आधुनिक शिक्षा की ओर नहीं बढ़ेंगे तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में लगातार पीछे चले जाएंगे। जैसा कि आपसे बातचीत करके बहुत अच्छी लगी और इससे समाज के लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी। हम एक बार आपसे पुनः दर्शकों तक आपका नाम और सोसाइटी का नाम जिससे आपसे जुड़ सकें लोग, और आप थोड़ा से। मैं रमेश कुमार यादव, शुभांकर वेलफेयर सोसाइटी, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। रामराज, संपादक, लोकतंत्र की पवन, हिंदी मासिक पत्रिका, कोढ़ा सादात, रुदौली, अयोध्या। बहुत बहुत धन्यवाद।